कोशिश की, लोगों से मिला और यह भी हमने जानने की कोशिश की कि 25 साल में इस विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रहण लग गया था कि जहाँ पड़ा था वहीं का वहीं पड़ा हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में बात आई और उसी समझ का प्रतिफल है 21 दिन का कार्यशाला। मैं समझता हूँ बिहार में यह दूसरा विश्वविद्यालय है। पहली दफ़े 21 दिन की कार्यशाला भागलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था जब मैं वहाँ पर प्रो वाइस चांसलर था, और यह दूसरा विश्वविद्यालय है जहाँ 21 दिन का कार्यशाला हुआ। यहाँ पर जितने भी लोग आए, अभी PRO साहब ने आपको बताया, उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक हमारे बीच बैठे हुए ये सारे लोग आए। अगर इनमें से आधे से अधिक से अगर आप पूछते कि BN मंडल यूनिवर्सिटी का कभी नाम सुना है, तो हमको लगता है शायद ही कोई बता पाते कि BN मंडल यूनिवर्सिटी भी है। आज पूरे देश से लोग यहाँ पढ़ाने आए, बहुत कष्ट से आए, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी उतना ही कष्ट है जितना कि आप मिजोरम चले जाएंगे। यहाँ की ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत कम, एरोप्लेन की कनेक्टिविटी उतनी ही कम, कनेक्टिविटी सिर्फ रोड की कंडीशन भी इस तरह टूटी हुई है कि 100 किलोमीटर अगर जाना हो भागलपुर तो आपको 3 घंटे लगेंगे। तो ये सारी बाधाओं के बाद हमारे यहाँ इतने साइंटिस्ट आए, इतने विद्वान आए जिनकी चर्चाएं पहले भी हो चुकी है, उनके वक्ताओं ने किया है। हम उन सभी के प्रति BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से एज कुलपति मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग यहाँ आए और हम लोगों के साथ रहकर उन्होंने ज्ञान बांटने का काम किया। उन बच्चों के बीच, उन अभ्यर्थियों के बीच, उन प्रतिभागियों के बीच जो लोग इससे संबंध रखते हैं। और इसी क्रम में सबसे खुशी की बात यह है, ये कार्यशाला का आयोजन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ इंग्लिश और बिलिश, जबकि और विश्वविद्यालय में पहले से चल रहा है, पहला नहीं है ये। मैं कहना चाहूँगा पहला ये प्रोफेशनल कोर्स है जो 25 साल तक में नहीं खुला, आज यह प्रोफेशनल कोर्स जो है खुल गया है। नरेश बाबू का कोई स्लिप आया है, आप आएंगे यहाँ? आपके विश्वविद्यालय में डॉक्टर परमेश्वर था पहला जी, मैं उन बिंदुओं पा रहा हूँ। आप बिल्कुल माइन्यूट बात बता रहे हैं। हमने पहले भी कहा और पहले के पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि यह जो 21 दिन का कार्यशाला था यह प्रिलिमिनरी टाइप है। ये सिर्फ यह बताने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी कि पांडुलिपि क्या है, आप लिपि क्या है, लिपि विज्ञान क्या है, और ये भाषाएं जो हैं क्या आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें से मैं समझता हूँ सभी लोगों ने इतना तो जरूर समझ लिया होगा कि अगर ब्राह्मी में कोई लिपि लिखी हुई है तो वो लोग पढ़ सकते हैं। उनका यह ज्ञान कुछ न कुछ उन लोगों के दिमाग में बातें बैठ गई। अब दूसरा इसी का पहलू है, ये कार्यशाला का एक दूसरा पहलू है जो कि 30 दिन का होता है, उसको कहा जाता है एडवांस कोर्स। उस कार्यशाला को कहा जाता है एडवांस कोर्स, और उसके बाद तब थर्ड स्टेप में आता है मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर। तो ये पहला आपने देखा 21 दिन का कार्यशाला हुआ। दूसरा जो कार्यशाला 30 दिन का होगा जिसके लिए अनुमति ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। जो डायरेक्टर साहब आए थे डॉक्टर झा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पर दूंगा 30 दिनों का कार्यशाला जिसे कि एडवांस कोर्स कहा जाता है। और उसमें जो बच्चे जो प्रतिभागी आएंगे उनको ये कहा जाएगा कि आप मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके लाइए, या मैन्युस्क्रिप्ट का इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए कि किस किस घर में मैन्युस्क्रिप्ट है। अगर वह मैन्युस्क्रिप्ट नहीं देते हैं तो जो एक्सपर्ट आएंगे खुद ब खुद उनके घर पर जाएंगे और उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं के पास वह मैन्युस्क्रिप्ट को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ उनको कुछ सलाह देकर कि कैसे इसे आप रिजल्ट करेंगे। हो सकता है कि उसकी फोटो कॉपी ले लिया जाए और बाद में डिजिटलाइजेशन में उससे मदद मिलेगी। वह अगला जो 30 दिन का कोर्स होगा उसमें हम लोग दिखा देता हूँ कि जो प्रतिभागी ग्रंथकार थे उन्होंने कुछ सीखा, अगर उसे आप डेसिपेट करेंगे, अगर दूसरों के बीच में बांटेंगे तो वह शिक्षा बन जाएगी।
दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कंजर्व करके रखेंगे आप तक ही कंजर्व होकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों के बीच में बांटेंगे तो वह शिक्षा कहलाएगी और लोगों को भी अधिक से अधिक ज्ञान होगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट हो और उनकी जिज्ञासा हो कि यह देखिए किस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनको रखने के तरीके के बारे में भी आप समझा सकते हैं। पूर्णिया से यहाँ आए हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपका भी स्वागत है। और मंच पर जितने मंचस्थ हैं सभी का मैं हृदय से उनकी आभार प्रकट करता हूँ कि पूरे 21 दिन की कार्यशाला को संपन्न कराने में आप लोगों ने सहयोग दिया। और ऐसी बात है कि जब कभी भी कोई भी कार्य इस तरह का होता है जो जनमानस के लिए होता है तो उसमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। अगर सिर्फ अपने लिए करना हो, अपने लिए जीना हो, अपने लिए मरना हो तो कोई भी मनुष्य जी सकता है, मर सकता है, रह सकता है, लेकिन दूसरे के लिए जो करता है वही ज्ञानी कहलाता है और वही प्रतापी भी कहलाता है। मैं इन पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि बार बार यदुवंशी जी हर एक उद्घोषण के बाद एक लाइन की कविता कर देते हैं, इसलिए मैं भी बताना चाहूँगा, मुझे इतना याद अभी है नहीं, लेकिन इतना कहीं हो गई पत्थर पीठ सी, इसे पिघलना चाहिए और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय को आभार। और दुष्यंत के शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात समाप्त की कि हो गई है भीड़ पर रस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत के शब्दों में उन्होंने समापन किया। अब वक्त नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से और अनमोल यादव जी तेजी से जल्दी में, अनमोल यादव जी, अंशु समृद्ध रूप से किया जा रहा है। डॉक्टर डी सिंह जो हिंदी विद्यालय के अंशु आनंद, अरविंद प्रसाद विश्वास, जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम, जयप्रकाश भारती, कविदेव यादव, 2-3 बेर करे पड़तो आप डॉक्टर अरुण कुमार सिंह दाब नहीं। हाँ, उससे पहले अरविंद प्रसाद विश्वास कर चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो नव नालंदा बिहार विश्वविद्यालय नालंदा से आए हैं। जयप्रकाश भारती, कपिलदेव यादव, कुमार ईश्वरचंद्र सागर, नंदन कुमार मिश्रा, कुमार ईश्वरचंद्र सागर ये हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से आए हैं। और नंदन कुमार मिश्रा कुमार दास, ये लड़का तो नहीं था। सोहा कुमारी, सिद्धू कुमार, सोनम सिंह, सोनू कुमार सिंह, सोनू कुमार सिंह, उसके बाद आई सुनीता भारती, त्रिलोक कुमार झा, सोनम सिंह, सोनू कुमार सिंह भागलपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस विभाग में। सुनीता
लोहे के दर्द को जानना है, उस लोहे से जाकर पूछो जो लोहा लगा वो अपने मुंह में लगा पूछता है, वही बता सकता है लोहे का दर्द क्या है। इस तरह 21 दिवसीय कार्यशाला का दर्द वही बता सकता है जो किसी कार्यशाला का सेक्रेटरी होता है। मैं तो ये हनुमान के रूप में था और डॉक्टर अशोक कुमार और मेरी सेक्रेटरी जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करेंगे ताकि आपका तारीफ के दर्द कम हो सके। बहुत धन्यवाद। છે अभी कभी था तो अभी इसका वाला भी नहीं मिला लगे क्या इतना बताया उसके अनुसार बड़े बड़े वाक्य बना करके कुछ लिखने का अभ्यास करेंगे। उसमें जो कुछ भी संयुक्त अक्षरों से संबंधित या मात्राओं से संबंधित कुछ जो कमियां होंगी या कुछ और समझने जैसा होगा वो सब आज हम क्लियर करके ब्राह्मी का आज पूरा कर देंगे। साथ ही कोशिश करेंगे हम लोग 1-2 शिलालेख पढ़ने का भी, कुछ शिलालेख भी हमने कलेक्ट किए हैं। आप लोगों को उसका लिप्यंतर कैसे करते हैं वो बताऊंगा और कैसे पढ़ने की क्या विधान है वो उस पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने विशेष रूप से एक तो गिरनार का शिलालेख लिया है। गिरनार जो कि गुजरात में है। गिरनार जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है उसकी तलहटी में वो जो है लिखा हुआ शिलालेख है। और गिरनार जूनागढ़ कह सकते हैं, जूनागढ़ का शिलालेख। और कुछ इसमें दरअसल शिलालेख भी हैं, स्तंभ लेख भी हैं और कुछ पट्टी वाले लेख भी हैं। ये भी थोड़ा अलग अलग इनमें थोड़ा अंतर है। वो भी मैं आपको किस तरीके के लेख हमारे यहाँ ब्राह्मी के लेख प्राप्त हुए हैं उन सबको हम आज देखेंगे और उनमें से कुछ का हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसका लिप्यंतर का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम गिरनार के शिलालेख को लेंगे, उसके बाद जो है दिल्ली टोपरा का जो शिलालेख है, दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा हाँ, दिल्ली में दिल्ली टोपरा का एक जगह है वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ स्तंभ लेख हाँ 1435 के आसपास में जो है तो सारे उसको वो दरअसल दिल्ली से कहीं दूसरी जगह पर था, नजफगढ़ एरिया में था। वहाँ से फिर उसको गाड़ियों बैलगाड़ियों वगैरह पे लाद करके दिल्ली लाया गया। वो इसीलिए दिल्ली लाया गया था कि फिरोज शाह तुगलक चाहते थे कि ये इस पर क्या लिखा है। 1435 के समय पे हमारा देश में ब्राह्मी जानने वाला कोई नहीं था। ये लिपि जो है बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। बाद में फिर सर्जन प्रिंसेप के प्रयासों से फिर से ये प्रकाश में आई और हम लोग शिलालेखों को पढ़ सकें। तो उस समय उन्होंने वो लाए थे उसको, लेकिन वहाँ कोई पंडित उसको नहीं पढ़ पाया। सम्राट अशोक के भी मन में यही जिज्ञासा रह गई, वो मर तो गए लेकिन ये इस पर क्या लिखा है उसके लिए हमेशा प्रयास किया उन्होंने, परंतु पता नहीं चला। सम्राट अशोक का बड़ा सम्राट ये अकबर का एक बड़ा ग्रंथालय भी था यहाँ पे आगरा के पास में, जो फतेहपुर सीकरी में उनकी दरगाह भी है और वहीं पे उनका बड़ा ग्रंथालय था। उसमें सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के, सभी लिपियों के ग्रंथ थे, बड़े बड़े रेयर ग्रंथ थे। और उन्हीं में से जो मैं आप लोगों को बता रहा था 3000 जो ताड़पत्रीय पांडुलिपियाँ अभी जो वहाँ आचार्य श्री कैलाश सागर सूर्य शोध संस्थान गांधी नगर गुजरात में बताया आप लोगों को, वही भंडार अकबर का जो है 3000 पांडुलिपियाँ अभी उसमें से वहाँ संग्रहित है। तो हुआ ऐसा था कि जब राजाओं का शासन खत्म हुआ तो फिर वो किसी जैन एक परिवार था, कोई श्रेष्ठ के साथ कोई जैन जो है ये व्यापारी कोई था, क्योंकि जैन लोग उनमें हमेशा ग्रंथों के प्रति बड़ा आदर रहा है।
वहाँ औषधि शास्त्र अभय आहार ऐसा जो है दान की परंपरा है जैन परंपरा में। औषध दान की परंपरा, शास्त्र दान की परंपरा, अभय दान की परंपरा और आहार दान की परंपरा। अर्थात किसी भूखे को आहार दान किया जाए वो एक बड़ा दान है, औषध दान करना भी एक बड़ा दान है, और शास्त्र दान, शास्त्र लिख करके, क्योंकि जैनों में दरअसल अभी तो बहुत सारे जैन मुनि हैं जो बड़े भारी विद्वान हैं, वो लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैन जो समाज है ना, एक व्यापारी वर्ग है, उनके पास वो शास्त्र लिखना और जो गृहस्थी लोग हैं और जो हैं उसके लिए समय नहीं होता। वो अगर एक दुकान भी खोल लेगा तो उसमें करोड़पति हो जाएगा, उसमें कमा लेगा, वो शास्त्र वगैरह लिखने में और उसमें लेकिन उनके शास्त्रों के रक्षण की परंपरा, शास्त्र के लिए वो धन जो है खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई दूसरा व्यक्ति कोई अच्छा लेखक है, लेखक को ढूंढ करके वो अगर 5 रुपया लेता होगा कुछ लिखने का, तो वो उसको 25 दे देगा, तुम 25 में लिखो लेकिन अच्छा हमको ऐसा बना करके दो। और इसके पीछे जैन साधुओं की बड़ी प्रेरणा रहती है। जैन साधुओं को जैन परंपरा में जो है एक बिल्कुल अभी भी भगवान की तरह जो है वो लोग पूजते हैं, मानते हैं, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और साधु भी उनके अभी जो हैं ज़्यादा मेहनती हैं, उनके सिद्धांत जो हैं वो अपने सिद्धांत नियम का पालन खूब करते हैं। एक दो तो सब जगह कहीं कहीं थोड़ा बहुत अपवाद मिल जाता है, लेकिन हमारी परंपरा में जितने ज़्यादा अपवाद हैं उतने ज़्यादा अपवाद जो है जैन परंपरा में नहीं। वहाँ आज भी साधु जो है धूम्रपान नहीं करते हैं, मदपान या चिलम गांजा ये सब का नहीं करते हैं। हमारे परंपरा में थोड़ा गांजा चिलम का जो है भांग का और सबका जो है चलन साधु परंपराओं में कहीं कहीं जो है मठों और मंदिरों में बहुत देखने को मिल जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को मंदिर जाने से या मंदिर ले जाने, डेली वो कहीं मंदिर आश्रम में जाता हो, बाबा के उनके क्यों रोकते या फिर वो बाबा बनना है तो आपको पढ़ेगा। लेकिन वो लोग साधुओं के जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ रोज जाएंगे और अपने पूरे परिवार को लेके जाएंगे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे और उनको प्रेरणा भी देते हैं, बेटा तू भी जो है हो सके तो उनके रास्ते पर चलना, साधु बनना। माता पिता से प्रेरणा देते हैं। वह जीवन थोड़ा उनका कठिन है, लेकिन और वो लोग, वो साधु लोग जो है शास्त्रों के लिए अपना पूरा समर्पित करते हैं। उनको एक नियम है सिद्धांत की, विश्व में अब जो आपका साधु काल है उसमें कम से कम एक ग्रंथ का लेखन या प्रकाशन या संपादन, मतलब एक ग्रंथ का आपके नाम से होना चाहिए। चाहे आप किसी को प्रेरित करके लिखवाइए या खुद लिखिए या उसकी व्याख्या कुछ भी करिए, और उनके पास समय भी होता है, पूरे दिन जो है उपदेश देना भी होता है, उपदेशों के आधार पर ही हो। तो उस हिसाब से इसलिए जैन परंपरा में जो है ग्रंथों के संवाद की बड़ी जो है भंडार, जो मैंने आपको एक जो बताया, अकेले गुजरात में लगभग 50 लाख पांडुलिपियां हैं। भारत का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भी गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा भारत में पांडुलिपियां भी गुजरात में है। तो जब NMM ने नेशनल इंस्टीट्यूट ने सर्वे शुरू किया था तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पूरे भारत में 50 लाख पांडुलिपियां होंगी, जिनमें से 10 लाख हो गए गुजरात में, हो सकते नहीं 10 लाख क्या। तो ये इस परंपरा के लोगों का इन ग्रंथों के संरक्षण में, संवर्धन में काफी योगदान रहा। हमारे वैदिक परंपरा के भी काफी लोग, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने ग्रंथों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ग्रंथों के लेखन के लिए, रक्षण के लिए। लेकिन संख्या वो जब तुलना करते हैं तो हम उसमें कहीं पीछे रह जाते हैं, उस जो जैन परंपरा से हम कहीं पीछे रह जाते हैं। नहीं तो हमारा वैदिक साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य, उतना संस्कृत का समृद्ध साहित्य किसी भी परंपरा में नहीं, जैन परंपरा में भी नहीं। लेकिन हम लोग उसको ठीक से जो है संरक्षण नहीं कर पाए, उसका संपादन नहीं कर पाए, लोगों के सामने उसको अच्छे से रख नहीं पाए, इसलिए हम कभी कभी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं अन्य परंपरा से। कोई बात नहीं, ये आप लोग जब तैयार होंगे तो इस पर ध्यान देंगे, को कुछ काम करेंगे, तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और इन 2 शिलालेखों को हम पढ़ेंगे,
और समय मिला तो हम आज से शाम को जो है प्राचीन नागरी लिपि भी आज से शुरू कर देंगे। प्राचीन नागरी लिपि में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। उसमें संयुक्त अक्षर अधिक हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों की संख्या भी अधिक है, और उसके लेखन परंपरा भी थोड़ी भिन्न भिन्न तरह की है, क्योंकि मैं उसके ज़्यादातर पांडुलिपियाँ उसी में हैं। आप लोग को भी लगभग देवनागरी की ही पांडुलिपियों पर आप लोग काम करेंगे, क्योंकि इसके देवनागरी की ही अभी ज़्यादातर हर भंडार में पांडुलिपियाँ होती है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और संपादन भी हम एक देवनागरी की पांडुलिपि का ही किसी ग्रंथ का संपादन करेंगे, या तो यहाँ से हमको कोई पांडुलिपि मिल जाए तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर मेरे पांडुलिपि लेकर के आया है। ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। फिर 9 देखिए, ये अक्षर जो है का प्रयोग पहली बार आया। ये क्या है? हाँ, नई हो गया वो। नई दिशा। क्या हुआ? नई दिल्ली। उसी प्रकार से आप उसमें क्या है, जो है 2 ठो होगा ऊपर वाला दिल्ली दीर्घ ई का। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है जी। उसी प्रकार से आप अपने विश्वविद्यालय का भी नाम आप लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग आइए, किसी में से आइए, कोई आप आपने नहीं ले ली कभी नहीं तो जखन हमरा नहीं ध्यान है क्या तो पहले वही पर बतै छै आई चाहलिए यही सब है जब फिर ये दैया हो छै कपाल अरे घरना तारा में क्या ये आपका उसी में दो ये द हो गया, ठीक है, और ये द को ही हम र कर दिया, ठीक है। भूपेंद्र, फिर ना, रा, य, न और मंडल, म, उसमें श्याम सुंदर दास जी ने ये सुझाव दिया था कि पंचमाक्षर की जगह पे वहाँ अनुस्वार से दिल्ली लिपि काम चलाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि जो स्वतः ये जुड़े हुए हैं उनका वर्तमान स्वरूप वैसे ही रहेगा, जैसे कि सन्मति है तो आप वहाँ अनुस्वार नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए आप अपने अनुसार मैं इसका एक आपको संस्कृत का जो अच्छा रखिए इसको जरा देखिए, अगर ये मिल जाएगा पहले उसको देखिए। उसी वर्ग का जो है ये पंचम अक्षर होगा। यदि किसी वर्ग में किसी अक्षर में संयुक्त अक्षर आ रहा है, मतलब कोई जो अक्षर जो पीछे वाला जो अक्षर है उसके आगे वाले पे जो अनुस्वार लग रहा है, तो पीछे वाले अक्षर का यदि वो उसी वर्ग का पीछे वाला अक्षर है तो उस वर्ग का पंचम अक्षर वहाँ होगा, ठीक है। जो ड के पहले जो यहाँ जो म पे जो अनुस्वार लगा है, आप चाह रहे हैं ये म, मन, ड, ल ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ड के पहले जो अनुस्वार जो है, म पे जो अनुस्वार लगा है
तो यहाँ ड का पंचम अक्षर क्या है? मूर्धन्य न। तो यहाँ पे ये अनुस्वार ना लगा करके ये ड का पंचम अक्षर ही प्रयोग होना चाहिए, वो शुद्ध है। हाँ, तो ये होगा मन ड ल, ये ड का ये पंचम अक्षर ट ठ ड ड न, ठीक है। ये शुद्ध है। हम सब, हाँ सब यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का गेट पे जो नाम ना आएगा, जैसे कि ये त है, ठीक है, और यहाँ द है, ठीक है, द पे अनुस्वार और ये त, यदि ऐसा दंत लिखा है वो भी गलत है, क्योंकि त का पंचम अक्षर क्या है? न। दंत होगा सही ये, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक है, समय के अनुसार आप गेट पे मंडल, ठीक है, और विश्वविद्यालय बी शौ कैसा है? बी, और यहीं पे आप देखिए वो बनाते हैं, ठीक है, जी जी हो गया। विश्वविद्यालय वी, ठीक है, जी द, ठीक है, और द में यहीं पे य बना दिया, यानी कि इसी द के जो ये पार्ट है उसी को हमने य का हिस्सा भी ले लिया, अलग से फिर नहीं जोड़ा, ठीक है, क्योंकि हाँ स्पेस आपका बच गया, ज्यादा अक्षर लंबा नहीं हुआ। विद्या ल और ये आपका य, ठीक है, ओके, मधेपुरा, हाँ मधेपुरा, ये आपका ये म है, ठीक है, ध कैसा है? ये ध है, कायरशाला, इसका मतलब का य, ठीक है ना, शा, ठीक है, कार्यशाला या, तो ये यहाँ पे आकर के पूरा सेंटेंस अनुसार
संयुक्त अक्षर का आपका थोड़ा अभ्यास ठीक है करना है। निवसे पुराणामक स्थाने निवसामि संप्रति सम नारायण मंडल विश्वविद्यालय क्या लिख रहा है वो बोर्ड भी आ जाए। हाँ ये बोर्ड को पूरा क्लास एक बार थोड़ा लाइब्रेरी थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आपका भी एंगल पोर्शन आता है। ये परफेक्ट। हम किसी को जूम अगर करते हैं दिखाने के लिए जैसे मान के चलिए क्या लिखा है आगे अस्पष्ट हो गया लगभग है ना। लिपि बुझा नहीं था। बोर्ड हो गया। घुमाकर के हम ये अन्य अन्य व्यक्तियों को दे दें, आपका इन्हें देते हैं, इनका उनको देते हैं, उनका उनको देते हैं। ये कॉपियाँ जो है यानी कि बाद कुछ समय 100 साल बाद उस कॉपी पे से किसी और ने कॉपी की। ये ऐसे यानी कि ग्रंथों के जीवित रखने के लिए ऐसे प्रतिलिपि किया जाता था। यही साधन था, प्रेस नहीं था, छापने का और कोई साधन नहीं था। तो जो प्रतिलिपि करते समय उसमें कई बार एक कॉपी पे से दूसरी कॉपी होने में हो सकता है 100 साल का अंतर हो, 200 साल का अंतर हो या 400 साल का अंतर भी हो सकता है। एक पे से जो है किसी पे से 400 साल बाद कॉपी लिखी की गई, किसी कॉपी पे से कोई कॉपी नहीं की गई, वैसे ही थी या कोई नष्ट हो। स्कॉलर है, आपने उसको पढ़ा, आपको लगा कि इसमें तो कहीं कहीं सेंटेंस छूट रहे हैं, पाठ का मेल नहीं बैठ रहा है, कहीं कुछ शब्द थोड़े अशुद्ध लिखे हुए हैं, शुद्ध नहीं, तो क्या मूल राइटर ने ऐसा ही लिखा होगा? उसके मन में एक शंका होगी। अब उसके समाधान के लिए वो क्या करेगा कि मुझे इस ग्रंथ का ना ओनली संपादन ना करके समीक्षात्मक संपादन करना चाहिए। उसमें समीक्षा कर तो वो क्या करेगा, समीक्षा करने के लिए अन्य अन्य भंडारों में देखेगा कहाँ इसके ग्रंथ और कॉपियाँ मिल सकती हैं। उसके लिए कुछ भंडारों में जाएगा, वहाँ से उसको कुछ रेफरेंस मिलेगा, कुछ विद्वानों के पास जाएगा, उन्होंने कहीं देखा हो, वो बताएंगे अरे इसकी एक कॉपी वहाँ भी है। तो ऐसे करके जितना अधिक से अधिक होगा, जैसे ये बिहार में गया और कोई जरूरी नहीं है कि ये बिहार में ही कॉपी हुई है तो इसकी सारी कॉपियाँ बिहार ही में मिलेंगी। एक कॉपी बिहार में हो सकती है, एक कहीं हैदराबाद में हो सकती है, एक अहमदाबाद में हो। तो वो 500 साल में वो उसकी अन्य अन्य कॉपियाँ कहाँ गई हों। विद्वान लोग जाते थे कहीं अपने साथ में लेके जाते थे, कोई विद्वान किसी भंडार में जाता था, उसको वो ग्रंथ पसंद आ गया, वो ले जाता था, या फिर किसी को लगा कि बड़ा किसी कोई विदेशी स्कॉलर आया, उसको पसंद आया, वो अधिक से अधिक पैसा देकर के वो ले गए। तो कॉपी जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे चलते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। आप जब संपादन समीक्षात्मक संपादन करेंगे
तो सब जगह भंडारों में देखिए कहाँ कहाँ इसकी कॉपी मिलती है, सबको कॉपियों को आप कलेक्ट करने का प्रयास करें। उन सभी कॉपियों को कलेक्ट करके एक बार उनका अध्ययन करेंगे कि इनमें से सबसे अच्छी राइट पाठ को अर्थात अभी जो लिपि चल रहा है उस लिपि में देवनागरी जैसे चल रहा है, देवनागरी में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अन्य उसके उसको नाम देंगे आप आदर्श प्रतीक, अर्थात ये आदर्श लेख था एक जिसको आपने ऑथेंटिक ये आदर्श बनाया कि हम इसके आधार पर संपादन कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो अन्य कॉपियाँ होंगी उनके साथ उसके पाठों को मिलाएंगे, क्योंकि आप सबने एक ही पैसे लिखा है ना, तो आप शब्द को लिखा हो, किसी ने ईयम लिख करके हम छोड़ दिया हो, ईयम लिपि ऐसा लिखा हो, तो आपके आदर्श के साथ उसको आप मिला लेंगे। और जहाँ जहाँ पाठों में विचलन दिखाई देगा, अरे ये पाठ इस यहाँ पर ईयम लिखा है, यहाँ पे सिर्फ जो है धर्म लिखा है, या फिर इसमें धर्म लिखा है, किसी ने धर्म लिख दिया, वे बात करते होगा धर्म की जगह धर्म शब्द अच्छा है, ऐसा भी हुआ, ठीक है। और ये अभी सर्वमान्य हो गया ये नीचे वाला, ये संस्कृत के अनुसार 100% शुद्ध है। लक्ष्मीकांत कौमुदी के प्रथम अध्याय में ही इसके लिए रकारा द्वित्वम ऐसा सूत्र है। ग्रेफ के कारण उस अक्षर का द्वित्व होता है, उसी का फॉलो जो ये संस्कृत के व्याकरण का फॉलो करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने जब हेम शब्दानुशासन लिखा है तो उन्होंने हेम शब्दानुशासन में जो है हमारी जो संस्कृत का व्याकरण है उसका उन्होंने फॉलो किया है। और पहले उन्होंने संस्कृत व्याकरण ही लिखा है, उसमें भी पहले संस्कृत व्याकरण का व्याकरण लिखा, उसके बाद उन्होंने पाली व्याकरण ये प्राकृत व्याकरण को लिखा, ठीक है। और उन्होंने जो है लिखा है आसम बहुलम, आसम ऋषियों के समय से जो चला रहा है उसके आधार पर कर रहा है बहुलम तरीका बताया गया और उसका आदर्श पाठ क्या हो सकता है इस बारे में बताया गया। और कौन थे उसको पहले फर्स्ट प्रयास में हम लोगों ने लगभग 50% उसको पढ़ लिया, ठीक है। कुछ लोगों को अभी उसमें थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी, आशा है शाम को जाकर के थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे, जब बस में आते समय में थोड़ा प्रैक्टिस को देखा होगा उस लाने। तो अब क्या और उसको दोबारा और पढ़ने की आवश्यकता है, फिर से एक बार और पढ़वाएं सर। एक बात है तो वो अपने को सर बता दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं पर भी सर। अच्छा ठीक है, एक बार अपने से बोर्ड पर बता तो ओके, एक बार हम लोग सब एक साथ मिल करके उसको पढ़ें, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी उसमें देखिए, पहले इसी को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है सर, देवनागरी में पढ़िएगा सर, देवनागरी में पढ़िएगा। आप बताइए किसमें पढ़ना। धम्म स्पष्ट है, इयम धम्म लिपि देवानम पियेन पिय तो प्रिय दर्शिना एक शब्द बनेगा, प्रिय दर्शिना अर्थात प्रिय दर्शिना, प्रियदर्शी दर्शी दर्शी इत्यादि प्रियदर्शिना प्रियदर्शिना यहाँ तक एक शब्द बोलेगा, प्रियदर्शिना अर्थात प्रियदर्शी इत्यादि प्रियदर्शिना। और उसके बाद रायो
रायो कल भी इसको हमने जो है रायो ही पढ़ा था, इस पर मैंने चर्चा भी किया था। राया या रायो, तो ये जो क्या है, ये रायो रायो होगा। क्यों कि इसके बाद क्या शब्द आ रहा है, नो। रायो के बाद क्या लिखा है, नो है सर। नहीं, रायो तो हो गया, नोए तार लेख बार खा रायो लेखा, लेखा लेखा के बाद लेखा पिता, ठीक है। हाँ लेखा पिता, हाँ लेखा पिता, लेखा पितम, लेखा पिता। ता में कोई अनुस्वार नहीं, ना कोई अनुस्वार है ना विसर्ग है। ता में आची मात्रा है, लेखा पिता। अच्छा वो ऐसा मतलब जो आपको कागज मिला है, कागज को आप साथ में ले लीजिए। धनम में धन कम, लेखा पिता, जी ठीक है, लेखा पिता हो गया जी। धन कम, उसके बाद एक शब्द जो आपको विसर्ग या अनुस्वार का जो भ्रम कर रहा है, वो हकीकत में क्या है, इकार है, ह्रस्व ई है, ठीक है ना। पिता, ता के बाद क्या लिखा है, ह्रस्व इकार। हाँ तो क्या शब्द बना, और ईधन शब्द नहीं होता, ईद शब्द होता है। अत्र के अर्थ में ईद, इहो अत्र अस्मिन् स्थाने ईद एक शब्द हुआ, ईद 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 न न वाला ईद न कम कमची चीजिन, हाँ चीजिन कंची, कंची अर्थात कश्चित, कम कस्मश्चित, कश्चित ईद न कश्चित या किसी भी, तो कश्चित के लिए कंची, जी कंची, हाँ ईद न कंची, का पे अनुस्वार चौ पे दीर्घ इका, कंची हर्षिका, अच्छा हर्षिका, ठीक है। ईद न कंची, हाँ कश्चित के अर्थ में। कंची के बाद जीवम, जीवम आराभी, जीवम के बाद आराभी, आराभिता, तापजू, तापजू, भीता, आराभिता, आराभिता या आराभिता, ठीक है। हमें थोड़ा दीर्घ का जैसा भी लग रहा है जी, तो आराभिता, ठीक है। उसके बाद पजू हित्यम, पजू हित्यम, पजू ये हो पजू ही तब, पजू ही जब माने नित्यम जो पूरा एक शब्द है, पजू ही तव्यम, पजू ही नहीं पजू ही तब, पजू ही तव्यम, तव्यम 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 वाला तव्यम में होगा, ये तव्यम है, तव्यम है, ये थोड़ा सा ये स्वरूप थोड़ा ये हुआ है, चेंज हुआ है, पजू ही तव्यम, ठीक है जी। उसके बाद न न न न के बाद न च न अलग च अलग, जी न च क्या है, उसके बाद समाजो, समाजो, समाज शब्द ये वचन में प्रयुक्त होता है, समाजे भी हो सकता है, समाजे नहीं होगा, समाज यहाँ समाजो ही होगा, क्योंकि समाजे का मतलब होता है, उसके आगे लिखा है न च समाजो कर्तव्यो, अगर समाजे करेंगे तो समाजे कर्तव्य ऐसा शब्द आना चाहिए, कर्तव्यो, तो लास्ट में जब कर्तव्यो है तो समाजो ही होगा, न च समाजो कर्तव्यो। यहाँ समाज शब्द का क्या अर्थ है, समाज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, समाज माने लोगों का समूह या समूह, जिस एक जगह दूसरे रहता है आने वाला वही समाज होता है। नहीं हम इनके द्वारा जो लिखा गया समाज के बनने वाले समाज, हाँ मैंने समाज का अर्थ मैंने भी कुछ बताया था कि अशोक के समय में अशोक ने कुछ समाजों के आयोजन पर जो है पाबंदी लगाई, मेला अर्थ में, यहाँ समाज शब्द मेले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो फिर नौच समाजो कर्तव्यो, कर्तव्यो कर्तव्यो कर्तव्यो, ठीक है, समाजो कर्तव्यो। उसके बाद वाहकम
बहुकम का है, लेकिन आप लोग तो जो है रास्ते से भटक रहे हैं। मैं तो हम तो पढ़ने की बात की थी, आप लोग लिख रहे हैं। नहीं हम लिखते हैं, लिखा हुआ उसके साथ कुछ मिला है, कुछ लोग लिख रहे हैं, उससे आपका जो ये वो समस्या तो बाकी वही रहे। ना उससे नहीं होता। जो इसका एक तरीका है, स्मा ही सोमो संयुक्त सुयो अमयो नो ही स्मा ही पंचमी विभक्ति लगाई। अच्छा पंचमी विभक्ति लगाई है, उसमें स्मा और ही ऐसा सब ऐसा प्रत्यय लगता है। हाँ, समागम के बाद कर्तव्यो नहीं कर्तव्यों से हम आगे निकल गए। बहुकम के बाद कर्तव्यों बहुकम ही दोषम समाजम ही पश्यति के अर्थ में पसती स्पष्ट, समाजम ही पसती। 5वीं लाइन में चल रहे हैं लोग। समाजम ही पसती के बाद देवानम के बाद देवानम ये और शब्द ऐसा 2-3 जगह आ गया, ऊपर गया नीचे, इसलिए पकड़ में कपोत का सूप और हंस का मोर का सूप, ये सूप के लिए प्रयोग इन जानवर पक्षियों का होता था उनके यहाँ राजा के किचन में। तो वो बोल रहा है कि मेरे किचन में पहले जो है हंसनी वगैरह का इसका जो है वध किया जाता था, उनका भोजन खाने के लिए प्रयोग होता था। तो वही था हंसनी और आरभी आरभिक्पा है, ठीक है, आरभिक्पा आरभिक्ता फिर घी हो जाएगा आरभिक्पा तो कैसे ये तो है आरभिक्ता सो से है नीचे में कितने लगा क्या से है ना, नहीं आरभिक इसका एक वाचना हो गई है, फिर उसके बाद फिर कुछ सिलाने का उनको मैं इसमें लिखते आज जब ब्राह्मण पूरा हो जाए ओल्ड देवनागरी में क्या था? ओल्ड देवनागरी के जो फॉन्ट है और जो अभी का मॉडर्न देवनागरी उससे थोड़ा सा कुछ फॉन्ट बिल्कुल भिन्न है, कुछ उसकी मात्राएं जो आपके ये जो है मैथिली और बंगाली प्राचीन बंगाली जो इसको सीखा कैथी के जैसे स्पेशल क्लास का प्लान है, ऐसा है। देखिए कुछ लिपियां हैं ऊपर, जी उनमें कहीं ये जो मछली का जैसे ये मछली बना हुआ है, मछली जैसा चिन्ह है ना पास है, लेकिन आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। लेकिन और वो देवनागरी शारदा का ही लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि शारदा लिपि की छोटी बहन है देवनागरी। सर एक कौन सी का है? कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है चलिए आगे। तो आप शारदा लिपि में देख लीजिए और हाँ ये ताड़पत्र है, हाँ ये भूजपत्र है लिखा, ठीक है। उसके बाद वो एक थोड़ा ऐसा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा और फिर जो है थोड़ा क्वेश्चन मार्क जैसा, फिर वो और थोड़ा क्वेश्चन मार्क सीधा हुआ और वही जाके फिर ऐसा
एक बन गया, ठीक है ना। उसके बाद 2 के लिए भी तो इस प्रकार से आपका 2 बना। तो वही 2 आगे चल के ये 2 था, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें जुड़ गया और यही आगे जुड़ करके अंदर प्रवेश लेना है, उसमें एंट्री करना है विश्वविद्यालय के अंदर। उन द्वारपालों के पास आपका इंटरव्यू होगा, आप कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, आप क्या जानते हैं, आप यहाँ से क्या सीखने आए हैं, वो सीखने की आप में योग्यता है या नहीं है। ये प्रक्रिया थी, इसलिए भारत जो है विश्व गुरु। उसमें जब ये आए हिंसांग आए 7वीं शताब्दी के आसपास, चंद्र मौर्य थे उस समय, हर्षवर्धन के समय में, तो 43 जी हर्षवर्धन ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। उस समय विदेशी छात्रों का हमारे यहाँ जो है, जो हमारे राजा थे, स्वागत करते थे। तो 6वीं शताब्दी जो है उस समय बड़ा ही भारत का स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था, विद्या का, शिक्षा का बड़ा उत्कृष्ट क्षेत्र था और उस वहाँ विद्वानों का उस समय बड़ा सम्मान होता था। स्वर्ण विद्या के लिए स्वर्ण काल था। तो राजा लोग जो है उन विदेशी पर्यटकों को, विदेशी जो छात्र हुआ करते थे, उनको बड़ा अपने राज परिवार में राजसभा में बुलाते थे, उनके भाषण कराते थे, भाई आपके देश में, क्योंकि वहाँ किसी दूसरे देश जाना आसान नहीं था। चीन से भारत आना या भारत से चीन जाना मतलब बहुत दूर था। आप अमेरिका से जब वास्को डी गामा आया भारत की खोज करने के लिए, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा, तो उसने कैसे कैसे अपनी वो पूरी की यात्रा वो आप पढ़िएगा, बहुत बड़ा ये है। और जहाज़ कहीं वो जाना तो कहीं और चाह रहा था, उसका जहाज़ भटक गया। वो पानी के जहाज़ होते थे, नाव वगैरह क्या, उसके साथ ही कुछ मर गए, बहुत दिन तक तूफान में फंसा रहा, खाना नहीं मिला। तो जहाज़ में जो चूहे वगैरह होते हो जाते हैं, हाँ मुझे कुछ करना है। तो ऐसे लोग जब भारत में पहुँचते थे तो हमारे राजा भी जानते थे कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, बड़े मेहनत के साथ यहाँ आया है, इसके ज्ञान का उपयोग किया है। तो उसको अपनी सभा में बुला करके सम्मानित करते थे, सोना चांदी उसको देते थे और उससे प्रवचन सुनते थे। वो जो हिंसांग है अपने जो यात्रा विवरण में लिखता है कि जब मैं भारत गया, वो जो है नहीं आ पाया, अकेला ये चौथा ये व्यक्ति आया। इसको भी रास्ते में कई जगह लूटा गया, बंदी बनाया गया। लेकिन विद्वान जब होता है ना आदमी, विद्वान सर्वत्र राजा स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को अगर कोई राक्षस भी पकड़ लेगा ना, तो राक्षस की चंगुल से भी वो निकल जाएगा अपनी विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। तो दस्युओं को भी उसने जो है उपदेश दिया, समझा बुझा करके निकल आए। तो यहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ। नालंदा में रहकर के उन्होंने कई साल पढ़ाई किया। उन्होंने आचार्य धर्मकीर्ति वगैरह का भी उल्लेख किया है। धर्मकीर्ति उस समय जो है न्याय के भारत में बड़े विद्वान हुआ करते थे, बहुत बनकर, हाँ, देवनाथ का भी उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब कई विद्वान हुआ, उनकी डायरी में उल्लेख मिला है। जब उन्होंने पूरा भारत, कई कश्मीर गए, वो भारत से आए थे बुद्ध की जो जन्मभूमि है उसके दर्शन करने, और भारत से जितना साहित्य जितना हो सके वो इकट्ठा करने, वो जानने। तो जब वो कश्मीर गया, कश्मीर में अभिधर्म को एक बौद्ध ग्रंथ था, उसमें प्रतिलिपि की, वहाँ एक मठ में बैठ करके 6 महीने रहा। उसकी एक कॉपी, उसका ये जो हिस्सा है इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, सिर्फ इतने हिस्से से आपका जॉब बन सकता है, ठीक है। और वो ब्राह्मी में कैसा था, जो ऐसा था वही जो है ये थोड़ा सा उसका चेंज करके ये ऐसा करके जॉब हुआ। जो है एक तो ऐसा है, ये शिरोरेखा बनाए, तो इसको यहाँ से ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका। और इसमें पीछे भी एक ये लगाए,
तो ये हो गया आपका झ। जी ब्राह्मणी का सौ का उल्टा है। ब्राह्मी का झ को ही देख लीजिए ना, ब्राह्मी का झ कैसा लिखा है। ब्राह्मी में झ ऊपर से झ कैसा है, ऐसा 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 नहीं सर, ऊपर इसको उल्टा। ये ओके। फिर है तो यह झ हो गया। उसके बाद क्या है यो। अच्छा हाँ, एक और झ है, अच्छा याद कराया आपने। एक झ दो है, ये सिरोरेखा लगाइए, ठीक है। एक पड़ी पाई, इसमें एक भ जैसा जोड़िए। कोई झ कौन है? झ अभी भी मैथिली में जो है, जो झाजी हो लोग जो है ऐसा झ लिख देते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो है अभी बाकी जो है दूसरा ये हम झंडा लिखते हैं तो हम ऐसा ही लिखते हैं ये वाला, लेकिन झाजी लोगों ने इसको परंपरा को थोड़ा जीव इससे सिद्ध होता है। उसके अमित किशोर का है ना, ठीक है, लेकिन दोनों में वहाँ बहुत अंतर है। सर डॉक्टर DK सिंह इलाहाबाद से आए हुए हैं, और अब जो 2 क्लास होगी सर के आज 2 क्लास, तो नेक्स्ट कल 2 क्लास कैटलॉगिंग में। हाँ, कैटलॉगिंग सर पढ़ाएंगे। और हमने यूनिवर्सिटी का प्रचार किया। घर का दोनों पर यूनिवर्सिटी का किसी का दिन के साथ सिंडिकेट का इन्होंने हमसे पूछा जो हमें यूनिवर्सिटी जाना है, यहाँ कोई पढ़े लिखे लोग नहीं दिखते हैं, जो हमें बताए जो हम यूनिवर्सिटी कैसे जाए। हम तो वही मधेपुरा के लिए मैं भी हम पढ़ी मोदी में कभी गया इसीलिए मुझे नहीं बोला ना, बताना कहाँ जाएंगे, कहीं यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है, तो चुप रहना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था। पढ़ाई के बाद जो उन्होंने बहुत ही फर्क किया यूनिवर्सिटी का जो पूरा परिवार है, निश्चित तौर पे इनको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझे भी उन्होंने याद किया आप लोगों से चर्चा करने के लिए। मेरे लिए खुशी की बात ये है, जो मेरा नेटिव प्लेस यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मधेपुरा में पहली बार है। नेटिव प्लेस मेरा कुर्सेला है, आप लोग जानते होंगे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में वहीं के हाई स्कूल से पास आउट से कुर्सेला हाई स्कूल गया, वहाँ के बाद में फिर BHU गया, BHU से पढ़ा लिखा, उस समय तक राजस्थान में रहा, और अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निश्चित तौर पर घर के पास आना बहुत अच्छा लगता है, और चर्चा हमेशा होती है, लेकिन पूरा देश अपना है।
लेकिन उसमें भी अपना अपना होता है ना, उसका एक अलग आनंद है। अभी मैं जैसे कि जो कनाडा के बारे में मैं जो लंच ले रहा था तो बात कर रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेट के उड़ीसा वहाँ के लोगों का आधिपत्य है। फिर होता है कि संस्था पहली बार बनती है, वहाँ का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो किस लोकेलिटी का है, उसका इन्फ्लुएंस उस पर होता है। तो आप लोग भी अच्छा करें, और जो भी लाइब्रेरी से संबंधित होगी कोई, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस बीच में आज कल भी फर्स्ट टाइम में रहेंगे आगे तो हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय पर। और अभी जो सब्जेक्ट है वो है नेशनलिज्म ऑफ मैनस्क्रिप्ट्स। आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया के बारे में बताएं क्या है ये। हाँ, बेसिकली देखिए जो सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी के ओर से नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक सरकार का कुछ एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है। और सरकार जो भी व्यक्ति विशेष का जो इंडिया का हेरिटेज रहा है हमारा, वो मानसिक रहा है ना। और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और आपको बड़ी आश्चर्य होगा जो हमारे पास ज्ञान का खजाना था, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी ना हमारे देश, उसमें सोने की चिड़िया इसका मतलब नहीं तो हमारे पास सोना बहुत था, सोने के भंडार थे हमारे पास। सोना विभिन्न सोना मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है कहीं भी एक बहुमूल्य सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। मधेपुरा वाला कहाँ है, उसमें बहुत कुछ था। चाहे हमारा वेद को देखेंगे, जो 4 वेद कहे गए हैं उस पर, तो हर एक वेद की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। आप आजकल देख रहे हैं तमाम व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं। मैं कहूँ वेदों से खास करके अथर्ववेद से इसका चिकित्सा जो आपका है पतंजलि का योग होगा उसको छोड़िए, आपसे अथर्ववेद का जो मेडिकल पार्ट, जो विभिन्न औषधियों के बारे में कहा गया है, उसको अगर आप लोग थोड़ा सा यूज करें, उसके बारे में बात तो जरूरी नहीं है जो अथर्ववेद का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जो संस्कृत है, उसी को पढ़ा जाए। सभी भाषाओं में उपलब्ध है, तो उसमें देखिएगा चिकित्सा पद्धति करके काफी कुछ कहा गया है। तो ये सब चीजें हमारे पास थी, और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और देश स्वतंत्र होने से पहले जो महत्वपूर्ण मैनस्क्रिप्ट से वो देश से बाहर चला गया। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कितनी किताबें हैं और एक विषय में कितनी किताबें हैं। अब जरा सा ध्यान देखिए, ये तो ट्रेडिशनल है लाइब्रेरी साइंस का, लेकिन एनिमल के पास क्या चुनौती आ रही है, क्योंकि हमें इसी उद्देश्य को वहां भी पूरा करना है। एक जो ऋषि महर्षि या जो विद्वान थे, उन्होंने कितने किताब को, कितने मैनस्क्रिप्ट को लिखा, ये तो पहचान में आ जा रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जो कितनी उसमें पासवर्ड से एक्सेस होता है, तो आप कोई भी चीज उस पर सर्च करेंगे तो जिस संस्था के पास वो डिजिटली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सबसे लिंक करके आपको सर्च बता देगा, और उस पर बताएगा कि यह यहाँ है, और जब आप उसको फुल टेक्स्ट डाउनलोड करेंगे तो वह डाउनलोड होगा। आई बात समझ में कि नहीं? रिपीटेशन ऑफ मेन पावर खत्म हो रहा है। हाँ, जैसे आप प्रेमचंद्र, जितने भी हिंदी के लेखक, कोई भी आपको डिजिटलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा का है, उन्होंने सबको डिजिटलाइज करवा दिया। तो वही चीज मैनस्क्रिप्ट में भी हमें देखना, जो मैं बताया ना, जो स्क्राइबर ने क्या किया, एक ही चीज को हजारों बार कॉपी हुआ, कितनी जगह उसको डिजिटलाइज कर। कुछ मैनस्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि एनएमएम में बड़े एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, उनसे कभी आप चर्चा करते हैं, वो कई बार मौका मिला चर्चा करने का, बहुत बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि लिख दिया गया, उन्होंने डेट लिखा ही नहीं। ये इंडियन स्कॉलर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। हालांकि ये फेसबुक और व्हाट्सएप से एक चीज तो हुआ, जो सब थोड़ा सा रिकॉर्ड कीपिंग करना शुरू कर दिए हैं, लोग फटाफट से फेसबुक पर डाल रहे हैं ताकि लोग हमको समझें। अदरवाइज आप यूएस यूके के विद्वानों को देखिएगा, जैसे यहाँ लेक्चर
हुआ अभी आपसे हम डिस्कशन किए, तो रात में बैठ के हम अपना फाइल अपडेट कर तो मैंने मधेपुरा में ये लेक्चर दिया, ये हम लोगों के जेनरल में नहीं है, जो कहेंगे क्या है सब बकवास। तो ये चूंकि जो चीजें एक आपके सदियों से आपने जेनेटिक इम्पैक्ट के रूप में आ रहा है, उसको आप जल्दी खत्म नहीं कर सकते। अभी किसी कुछ बात हो रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी की, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ जो दौर जवाब दिए हुए उसके बाद मैक्सिमम है, तो किस डेट को डाटा कलेक्शन किया गया, ये चीज भी इसमें बहुत मायने रखता है। अब उसमें क्या कहते हैं कि इस इंस्टीट्यूशनों की मैनेजमेंट ये ऐसा है जो किसी संस्था का भी उस पर अधिकार होता है और किसी व्यक्ति का भी होता है। आपने किसी ने बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके पास उनके ग्रैंडफादर थे, उनसे कितने दिन से उनके यहाँ मैनेजमेंट है, तो वो लिखना पड़ता है जो वो इंस्टीट्यूशन का है या किसी व्यक्ति विशेष का करेक्शन है, ठीक है ना, उसके कैटलॉग में आप लिखेंगे और उसके बाद आप कहीं से चलना है, मैं आप डाल दीजिए यूनिवर्सिटी मधेपुरा, तो आपको अगर आपके मोबाइल में कनेक्टिविटी है तो आपको पूरा डायग्राम सब बताता है कि यहाँ पर आपको लगेगा, वो सब चीजें हैं, लेकिन इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं है। इसलिए मैं एक चीज यहाँ आपको बता दूँ सब्जेक्ट से थोड़ा हटके, जब भी आप एकेडमिक वर्ड में कुछ लिखे पढ़े, ठीक है ना, तो जो वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करते हैं, एक मैं पुणे में था, पुणे से एक कोई आए और मुझे कहे यार इसका मुझे ना कुछ विवाद हुआ, इसीलिए अभी मैं बताया कि मैनेजमेंट को आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको कोई चीज चाहिए तो जिस इंस्टीट्यूशन में जाना है वहां से परमिशन लेकर के आपको लिमिटेड को अपने सीडी से डीवीडी से पेन ड्राइव से आपको प्रिंट करके देंगे, बजाते हो ना वो आपसे कनेक्ट हो सकते एक साइंस हमारे से सब चीजें क्यों करवाते हैं। हुआ क्या जो वो डायरेक्टर हमारे इतना अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा यार मुझे ये वाला पार्ट पसंद है, दो के बीच में दोनों तीसरे में है और तीसरे के बाद तो रिकॉर्ड करना नहीं आपने ऊपर से नीचे लिखने की परंपरा थी। नागरी लिपि में भी कुछ समय तक ऊपर से नीचे लिखने की संयुक्ताक्षर लिखने की परंपरा चली, अर्थात लेकिन वहाँ एक पूरा अक्षर लिखा, वहाँ पे आधे अक्षर भी आगे नागरी लिपि में कुछ अक्षर आधा ऊपर लिख करके नीचे वाला पूरा लिखो। कहीं कहीं जो है 3 अक्षर का होता था तो 2 अक्षर पूरा लिख करके तीसरा अक्षर जो है आधा लिखो, ऐसे करके ऊपर में दोनों अक्षर जी। संयुक्त अक्षर जैसे आपने ब्राह्मी में देखा ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, ओल्ड नागरी में भी लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में ऊपर से नीचे ही संयुक्त अक्षर लिखने की परंपरा थी, लेकिन यहाँ आधे अक्षर आ गए थे। नागरी लिपि में कुछ अक्षरों का आधा स्वरूप, आधा क कैसे लिखना है, आधा क कैसे लिखना है, वो जो है स्वतंत्र आधा अक्षर का जो है विधान आ गया था, लेकिन ब्राह्मी में स्वतंत्र आधा अक्षर का विधान हमें कहीं नहीं मिला। अर्थात संयोग एक अक्षर को आधा करना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड सब्जेक्ट उपरोक्त सभी बिंदुओं पर मद्देनजर रखते हुए एक एक बिंदु को ठीक रखते हुए समझाया गया। पुनः
मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉगिंग के वर्णनात्मक अध्ययन करवाते हुए उन्होंने बताया कि इस कैटलॉग को कलेक्शन करने के बाद उसमें उसका सीरियल नंबर, वॉल्यूम, पार्ट नंबर, बंडल नंबर तथा लाइब्रेरी अकाउंट नंबर भी होना जरूरी हो सकता है। आगे उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के प्रकाशन पर ध्यान आकर्षित करवाते हुए बताया कि इसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है, जैसे टाइटल, एडिटर, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज, पब्लिशर, प्लेस एंड ईयर। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे अच्छी तरीके से डील करके बताया। फिर डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बाय द स्क्राइबर एंड राइटर के बारे में कहा, जो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर कोलोफोन पर भी विस्तृत वर्णन किया। अतः हम सभी प्रतिभागियों ने इन सारी बिंदुओं को अध्ययन करते हुए अपने जेहन में उतारने का अथक प्रयास किया तथा आगे भी करता रहूंगा। इसके बाद हम सभी प्रतिभागियों ने डॉक्टर बीके सिंह सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जो इतने दूर से आकर हम लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग की विशेष अध्ययन करवाया तथा अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के साथ बिताया। डॉक्टर उत्तम सिंह जी के द्वारा पांडुलिपि के स्वरूप वर्णन को विस्तार से विश्लेषण किया गया, जिसमें डॉक्टर उत्तम सिंह जी प्राचीन नागरी लिपि की वर्णमाला स्थित स्वर और व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर को खंडित करते हुए अर्थ थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। भक्त के बाद क्या लिखा है? योग्य। योग्य के बाद है हमें आती मात्रा देखने जैसा है। उसके बाद र में जो यो लगा है ये, ठीक है। परारा के बाद ज्वाला, ज्वाला के बाद घंट, वक्तृत्व, रंजन, वचन, इच्छित, इच्छित के बाद क्या है? इच्छित के बाद क्या है? इच्छित के बाद क्या है? एक बात और बता दूं आपको, कई बार जिन अक्षरों में रेफ लगता था वो अक्षर डबल लिखे जाते थे, ठीक है। रेफ के कारण ये द्वित्व हुआ है, रेफा द्वित्वम, अर्थात एक ही अक्षर है लेकिन वो अक्षर डबल लिखना पड़ा उसको, क्योंकि इस पर रेफ था इसलिए। तो ये अक्षर क्या है? ये गुर्जर हो सकता है। वेरी गुड। रूपांतरण करके लगभग गुप्त काल तक ब्राह्मण लिपि रही थी ना, एक लिपि के तौर पर, अन्य किसी लिपि का प्रचलन नहीं मिलता है। नहीं सर? सर, गुप्त काल तक लगभग अन्य किसी लिपि का परिचय नहीं मिलता है ना। गुप्त काल तक ब्राह्मणी लिपि आकृति है। एक मिनट ये लिखा हुआ है साइड यहाँ हो सकता है। क्या नजदीक से लीजिए वो पूरा कर लेते हैं। चलिए तो एक दो संबंध तो टूट भी सकता है आंधी तो। कौन पठेर है? कौन पठेर? राजा घर के ले है वो पोखर देखे छी, दोनों बगल मिट्टी फेंकल है। हां, एक ही गदा है। यहाँ गोल नुमा कुछ आकृति। ये जो बुद्ध का भी ये कान में ये कुंडल जो है, ये सब बुद्धिस्ट वगैरह। ये बुद्ध की ही प्रतिमा दिख दोनों में फर्क है। यहाँ पतली सी है, उसमें ज्यादा अच्छी हुआ है ना, इसलिए जी सर गले में और ज्यादा लोग चढ़ाए उसको भांग पानी में सरा उड़ा गया, इसमें जो है ना कलट करके पानी फट जाता है। जी सर ये इसमें नहीं। जी सर, ये जो है ये जो सिंबल है, अक्षर नहीं है ना सर? नहीं अक्षर नहीं है, कुंडली का जैसे जोग जाप करते थे ना लोग, ना हाथ के ऊपर नहीं कुंडली कुछ लोग जो करते हैं भी हाथ के ऊपर सर कुछ है, छाती पे हाथ है, इसमें भी हाथ पे कुछ है, जो करता है उसी में रोशनी छोड़ दीजिए, रोशनी धूप छोड़, धूप उधर छोड़िए ना। ऐसे हाथ में पकड़िए ना। इसको ना करने के लिए तो वो पाया जा। वहाँ ठंडा में आप चले जाइए।
पीछे चले जाइए सब जहाँ पर्याप्त रोशनी हो वहाँ अगर फ्लैश चमक रहा है फोटो अच्छा नहीं आएगा। फ्लैश आ रहा है क्या इसका? हाँ फ्लैश आ रहा है। इधर से लीजिए, इधर अखबार में दूर को फोटो नहीं छपता तो क्लोज करके